नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल श्रवण जीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे और हमेशा ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। देखिए, महाभारत में एक उल्लेख आता है, उसमें ये उल्लेख आता है, महाभारत में ये कहा गया है कि हंस दो पंख के सहारे ही उड़ान भर सकता है। एक पंख है कर्म, दूसरा पंख है ज्ञान। अगर इसमें से उनके पास अगर एक ही पंख है तो कतई वो उड़ान नहीं भर सकता है, वो एक पंख व्यर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अच्छी उड़ान भरना हो, बड़ी सफलताएं हासिल करनी हो, संसार में कुछ बड़ी उपलब्धि पाना हो, तो उनको भी एक अच्छा कर्म के साथ साथ हमेशा ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और कर्म ही मनुष्य को सबसे ऊंची उड़ान भरने में मदद कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने अच्छे कर्म के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। ठीक है, आपको उड़ान भरने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, हमेशा अच्छा कर्म करते रहिए। संसार में हर कोई जन्म लिया है, हर कोई आगे बढ़ता है, लेकिन एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान और एक अच्छे मनुष्य का ये स्वभाव होता है, एक अच्छे ज्ञानी पुरुष का स्वभाव होता है कि वो अच्छे कर्म के साथ साथ आगे बढ़ता है। आज के समाज में आप लोग समझ ही रहे हैं कि हम हमेशा इस समाज को लेकर तंज कसते रहते हैं कि ये समाज कितना परिवर्तित हो गया है। और मेरा आप लोग थंबनेल भी देखते ही हैं कि हम लिखे हैं कि ज्ञान ही हमारी पूंजी है। अगर आपके पास बेहतर ज्ञान है ना, तो आप संसार में कहीं भी रहेंगे, आपको वो ज्ञान कभी झुकने नहीं देगा, कभी सर झुकाने नहीं देगा। वो ज्ञान आपको हर जगह, हर परिस्थिति में सम्मान दिलाएगा। आप कितना भी संपत्ति कमा लीजिए, वो कतई आपको सम्मान नहीं दिला सकता है। लेकिन आपके पास ज्ञान अगर है और अच्छा कर्म करते हैं तो उसके बदौलत आप संसार में हर चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा कर्म करते रहिए, अपने सगे संबंधियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास कीजिए। आज के दौर में हम लोग देख ही रहे हैं कि कोई अपना नहीं रह गया है। ठीक है। और हम लोग तो जानते ही हैं इस संसार को कि रावण भी युद्ध अगर हार गए थे तो उनका भाई उनके साथ नहीं था। उनका भाई उनके बारे में एक एक चीज़ें राम जी को बता दिए, तब रावण का जो है कि सब चीज़ें मतलब कि राम को पता चल गया और उन्होंने उनको, और रावण के पास भी उतना ही बड़ी ताकत थी, लेकिन उन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया। उनको इस बात का घमंड था कि संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर हम ही हैं, इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, संसार में कोई भी कितना बड़ा ताकतवर हो जाए, वो संसार में हर चीज़ें नहीं कर सकता है। आपको एक निश्चित मार्ग से ही चलना पड़ता है। अगर आप उस निश्चित मार्ग को तोड़ेंगे तो प्रकृति ही आपको दंड देगी। ये प्रकृति निश्चित रूल से चलती है, उस रूल को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने सगे संबंधियों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखिए। आप कितना भी बड़ा बन जाइए, लेकिन वो धरातल को कभी भी मत छोड़िए। ठीक है, वही आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है, वो आपको हर जगह सम्मान दिलाएगा। ठीक है। चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, और मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में हम लोग भूम्र, धान, रेह, कल्लर, चौंस, बेट भूमि, इन सब के बारे में लिख लिए थे। और पिछले क्लास में हम बोले थे आपको सिर्फ समझा देंगे। देखिए, ये जो भूम्र है, इसके बारे में हम आप लोग को लिखाए थे कि ये जो सिंधु का मैदान है, वहाँ पे कुछ कुछ ना बालू का टीला बन जाता है। ठीक है, उसी को, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। सिंधु के मैदान में जो बालू का टीला बन जाता है, उसी को भूम्र कहा जाता है। ये जो धांड है, इसमें हम आप लोगों को लिखाए थे धांड में कि सिंधु के मैदान में जो डेल्टाई भागों में जल जमाव हो जाता है, ठीक है, और उसमें जो झील बन जाता है, उसी को धांड कहा जाता है। तो जो सिंधु का मैदान है, वहाँ पे जल जमाव हो जाता है डेल्टाई भागों में, उसी को धांड कहा जाता है। ये सब ध्यान में रखना है। रेह या कल्लर क्या है? ये जो बांगर का मैदान है ना, सिंधु का मैदान जिसमें हम आपको पढ़ाए थे, तो वहाँ पे क्या होता है, नहर का जब सिंचाई होता है नहर के द्वारा, तो नहर सिंचाई के कारण कहीं कहीं पे जल जमाव हो जाता है। और जल जमाव हो जाता है तो धीरे धीरे वो मतलब पानी जो है रिस के ज़मीन के अंदर चल जाता है, और कुछ मतलब धूप के कारण जो है कि जलवाष्प हो जाता है। तो वहाँ लवण की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ लवण की मात्रा बढ़ जाता है तो वहाँ नमक की मात्रा हो जाती है, वो लवण युक्त मिट्टी हो जाती है। उसी को रेह या कल्लर कहा जाता है।
हम आपको चौस भूमि में बताए थे कि ये चौ नदी ये बनाती है। हम आपको बोले थे शिवालिक के दक्षिणी ढाल में, ध्यान में रखिएगा कि शिवालिक के दक्षिणी ढाल में क्या होता है, नदियां जो है अपने मुहाने पर उबड़ खाबड़ भूमि बना देती है। ठीक है, उसी को चौस कहा जाता है, या चौ नदी इसको बनाती है। ठीक है, उसी को चौस कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक के पाद क्षेत्रों में जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बोले थे बेंट भूमि। ठीक है, उसके बाद हम बोले थे आपको बेंट भूमि। इसमें आपको हम लिखा भी दिए थे बेंट भूमि के बारे में। बेंट भूमि के बारे में हम आपको लिखाए थे कि यह भूमि सिंधु के मैदान में नदियों के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है ना। सिंधु के मैदान में जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है ना, उसी को बेंट भूमि कहा जाता है। बस इसको इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आप लोग हेडिंग दीजिए फटाक से जल्दी से। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का या मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन लिखिए आप लोग। मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन, हेडिंग दीजिए मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन। पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर समझते हैं प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, जो हम लोग मध्यवर्ती मैदान को पढ़े, तो मध्यवर्ती मैदान में मुख्य रूप से जो नदियां हैं, मुख्य रूप से 3 नदियों का योगदान है इस मैदान के निर्माण में। आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से निकलती है मुख्य नदी को पहले बना देते हैं। यहाँ से निकलती है मानसरोवर से इस प्रकार से सिंधु नदी, और ये आके अरब सागर में गिर जाती है। ये हो गया सिंधु नदी का एक योगदान है। और इसकी सहायिका है, यहाँ से निकल झेलम रावी व्यास सतलज नदी, इस प्रकार से उत्तराखंड होते ये पाकिस्तान चल जाती है सतलज नदी। यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको चाइना में सांगपो कहते हैं, और इस प्रकार से बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, और इस प्रकार से ये बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मुख्य रूप से इसी नदियों का योगदान है इस मैदानी भाग का निर्माण में, मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये प्रादेशिक विभाजन में मुख्य रूप से किस किस नदियों का योगदान है, तो ये है आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी का योगदान है। ठीक है, ये है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक, ये है आपका गंगा नदी। बस इसी, तो प्रादेशिक विभाजन में हम लोग सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर आपको हम इसमें समझा देंगे। फिगर बना लीजिएगा, पहले लिख लीजिए। प्रादेशिक विभाजन लिखिए, मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन लिखिए। मध्यवर्ती मैदान को आप लोगों को बार बार बता दिए हैं कि कैसे लिखना है, तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। ठीक है, हैबिट बना लीजिए लिखने का ठीक से। जैसे ये आपका कॉपी है, तो इधर में हाशियाँ छोड़ दीजिए, अगर आपको इधर भी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं भी छोड़ेंगे नोट्स में तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हेडलाइनिंग दीजिए आप, मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन ठीक से। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से। ठीक है, ऐसे लिखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक, जैसे बोलेंगे पैराग्राफ चेंज कीजिए, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लिखिए, कॉपी को सजा के लिखिए। ठीक है, ताकि आपको मेंस राइटिंग लिखने में मदद मिलेगा। चलिए लिखिए फटाफट, लिखिए। तो मध्यवर्ती मैदान को नदियों के अपवाह क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, जलोढ़ संरचना, जलोढ़ संरचना, आप लोगों को वर्ड में तो दिक्कत नहीं होता है ना, जलोढ़ संरचना, कोमा, कोमा देके लिखिएगा। मध्यवर्ती मैदान को नदियों के अपवाह क्षेत्र, कोमा जलोढ़ संरचना, कोमा ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर प्रादेशिक दृष्टि से, प्रादेशिक दृष्टि से मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। लिखिए, 1 नंबर में सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, और दूसरा में लिख दीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान।
गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, लिख लीजिए 2 भागों में, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सिंधु के मैदान और गंगा के मैदान को, सिंधु के मैदान और गंगा के मैदान को अरावली जल विभाजक विभाजित करती है, अरावली जल विभाजक विभाजित करती है, अरावली जल विभाजक विभाजित करती है। इसे सतलज यमुना जल विभाजक भी कहते हैं, इसे सतलज यमुना जल विभाजक भी कहते हैं, सतलज यमुना जल विभाजक भी कहते हैं। पुनर्विराम। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 250 मीटर है, औसत ऊंचाई लगभग 250 मीटर है, औसत ऊंचाई लगभग 250 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। पुनर्विराम। जल विभाजक वह उच्च भूमि होती है, जल विभाजक वह उच्च भूमि होती है जो विपरीत दिशा में अपवाह प्रदेश को विभाजित करती है, जो विपरीत दिशा में अपवाह प्रदेश को विभाजित करती है, विपरीत दिशा में विभाजित करती है। लिख लिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ जाइए, उसके नीचे एक फिगर बना लीजिएगा। देखिए हम आपको बताए थे कि ये आपका गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्रा का मैदान ये है, तो यहाँ से निकलती है यमुना नदी, ये है आपका इलाहाबाद। देखिए ये यमुना नदी है, ये सतलज नदी है, ठीक है, और ये है अरावली पर्वत। ये जो अरावली पर्वत है ना, ये दिल्ली तक है, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा, और मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है। तो ये अरावली क्या करती है, ये जो इधर सिंधु का मैदान है और इधर गंगा का मैदान, इसको विभाजित करने का काम करती है, ठीक है, इसको क्या करती है, विभाजित करती है। इसका पश्चिम साइड में सतलज सिंधु का मैदान और इसका पूरब साइड में गंगा का मैदान। ये वाला जो नदी है ये यमुना नदी है, ये यमुना है, ठीक है, ये यमुना है। इसीलिए इस विभाजक को सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं, क्योंकि सतलज का मैदान सिंधु का हिस्सा है, यमुना का मैदान गंगा का हिस्सा है, इसीलिए इन दोनों को विभाजित करती है। यहाँ से सतलज इधर चल जाती है और यहाँ से यमुना इधर आ जाती है, बीच में विभाजक का काम कौन करती है, ये अरावली है। ये क्या है, अरावली है, अरावली पर्वत है, ठीक है, इसीलिए इसको विभाजक मानते हैं। तो आप लोग एक फिगर बना लीजिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा, फिगर लिख लीजिएगा। फिगर में जैसे ये अरावली मान लीजिए, इस प्रकार से बना लीजिए, ये अरावली, इसमें लिख दीजिएगा अरावली, अरावली, ठीक। और अरावली के अगर हम पूरब साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा मैदान है, यमुना का मैदान। तो पूरब में यमुना है तो गंगा का हिस्सा है ना, तो यहाँ लिख दीजिए गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, इसका पश्चिम में सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो हम आपको बोले विभाजक की जो ऊंचाई है औसत रूप से 250 मीटर है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसी में 250 मीटर, 250 मीटर, ये 250 मीटर औसत ऊंचाई है। यही इसको गंगा का मैदान और सिंधु का मैदान को विभाजित करती है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सिंधु गंगा का विभाजक रेखा किसे माना जाता है, तो अरावली जल विभाजक है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कि ये फिगर नंबर A लिख लीजिए और फिगर नंबर B लिख लीजिएगा। ये मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है। तो अगर ये पर्वत है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो अगर यहाँ पे नदी प्रवाहित होती है, तो एक नदी मान लीजिए यहाँ से प्रवाहित होती है, इधर चली जाती है, एक नदी इधर चली जाती है, बीच में पर्वत का नीचे से, आप समझ रहे होंगे, पर्वत का नीचे से विभाजित हो जाती है, एक इधर चल जाती है, एक इधर चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया नदी प्रवाह हो गया, ये भी नदी प्रवाह है, ठीक है, ये भी फिगर बना लीजिए। ये भी इधर भी नदी प्रवाह लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बीच में क्या है, ये उच्च भूमि है, ये उच्च भूमि है, ये उच्च भूमि जो कि विभाजन का काम करती है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर बना लीजिए आप लोग समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। ये वाला प्रदेश क्या कहलाएगा, अपवाह प्रदेश, अपवाह प्रदेश, अपवाह प्रदेश। इधर भी क्या हो जाएगा, ये अपवाह प्रदेश, ये भी अपवाह प्रदेश हो जाएगा,
ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया। तो जैसे ये उच्च भूमि है, ये मान लीजिए पहाड़ है, तो अगर इधर से नदी निकलती है तो एक जो उस साइड चले जाती है, उधर अपुआ प्रदेश बन गया, एक इस साइड निकल गया, अब बीच में उच्च भूमि हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जल विभाजक। चलिए अब आप लिखे सिंधु का मैदान। अब हेडिंग दीजिएगा इसके बाद, पहले हम पढ़ते हैं सिंधु का मैदान। चलिए सिंधु का मैदान में लिखिए, पहले सिंधु का मैदान लिखिए। सिंधु का मैदान सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से, सिंधु का मैदान सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से, सिंधु का मैदान सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से, सहायक नदियों से लाए गए जलोढ़कों के निक्षेप से हुई है। सिंधु का मैदान सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से लाए गए जलोढ़कों के निक्षेप से हुई है। सिंधु का मैदान का निर्माण कर दीजिएगा। सिंधु का मैदान का निर्माण सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से लाए गए जलोढ़कों के निक्षेप से हुई है। पुण्य विराम। यहाँ प्राचीन जलोढ़ संरचना, प्राचीन जलोढ़ संरचना बांगर संरचना का विस्तार है, बांगर संरचना का विस्तार है। सिंधु का मैदान, ठीक है। अब देखिए हम आपको बोले थे कि जो नदियों के द्वारा, मान लीजिए ये नदी प्रवाहित हो रही है, ये नदी प्रवाहित हो रही है, तो नदी अपने साथ साथ मिट्टी जो है कि लेके जाती है, आप लोग जानते ही हैं, और आसपास में जमा कर देती है, आसपास में भर देती है। तो नदी के साथ जहाँ जहाँ हर साल बाढ़ आता है, तो उस जो नया नया मिट्टी है, नया नया, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक नवीन जो नया होता है उसको कहते हैं खादड़, उसको क्या कहते हैं, खादड़। और जो पुराना होता है उसको कहते हैं बांगर, बांगर। मतलब आपको पिछले क्लास में समझाई दिए थे कि खादड़ मिट्टी जब पुराना हो जाए, नदी मार्ग चेंज कर ले और बहुत दिनों तक वहाँ बाढ़ नहीं आए, तो वो बांगर। और जहाँ नया नया मिट्टी है, जहाँ हर एक साल बाढ़ आती है उसको, सॉरी, जहाँ नया नया मिट्टी है वहाँ खादड़, ठीक है। जहाँ पुराना हो जाएगा वहाँ बांगर। समझाई दिए, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये सिंधु का मैदान बांगर प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे ये इसका जो मैदान है लगभग वो बांगर प्रदेश है, पुरानी मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। हर साल हर एक क्षेत्रों में वहाँ बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। तो लिखिए सिंधु का मैदान में यह प्राचीन जलोढ़ संरचना बांगर संरचना का विस्तार है। यहाँ प्राचीन जलोढ़ संरचना बांगर संरचना का विस्तार है। पुण्य विराम। यह प्राचीन जलोढ़ संरचना, यह प्राचीन जलोढ़ संरचना है जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल बता ही दिए हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल में हुई है। पुण्य विराम। यह मैदान, यह मैदान या इस मैदान लिख दीजिएगा, इस मैदान की औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर है, 250 से 300 मीटर है, 300 मीटर है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा में राजस्थान का मैदान, भारत में है ये राजस्थान का मैदान, ठीक। दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो सिंधु का मैदान है, एक तो इससे पंजाब हरियाणा और दूसरा राजस्थान का मैदान इसी से निर्मित है, सिंधु का ही भाग है वो, जिससे राजस्थान में मैदान बना है, ठीक है। राजस्थान का मैदान। अब लिखिएगा, लिखिए नीचे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पंजाब हरियाणा का मैदान, मैदान उर्वर बांगर मृदा का क्षेत्र है, उर्वर बांगर मृदा का क्षेत्र है, क्षेत्र है जहाँ नदियों के दोआब पाए जाते हैं, जहाँ नदियों के दोआब पाए जाते हैं, जहाँ नदियों के दोआब पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ दोआब का नाम आप लोग समझिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पे कितने नदी हम बताए हैं। देखिए एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं कहाँ से निकलती, वो नदी तंत्र में एग्जैक्ट समझाएंगे, मतलब हम ये कहाँ से निकलती है वो सब एग्जैक्ट आगे समझाएंगे। ये सिंधु है, उसके बाद है ये झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, और यहाँ से निकलती है इधर व्यास, जो यहीं रह जाती है सतलज। ठीक, ये नदी है। तो सबका नाम लिख देते हैं हम लोग। सिंधु, उसके बाद ये वाला है झेलम नदी, तो यहाँ इधर लिख देते हैं झेलम, झेलम। ये वाला है चिनाव, चिनाव, झेलम चिनाव। ये वाला रावी, ये वाला व्यास, और नीचे वाला सबसे नीचे है सतलज। ये क्रम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है। हालांकि आपको नदी तंत्र पढ़ाएंगे वहाँ आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए जो सतलज और व्यास का जो बीच का क्षेत्र है, हम आपको बताएं यहाँ दोआब पाया जाता है। दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों का बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, उपजाऊ भूमि होती है। जैसे गंगा यमुना का दोआब सबसे बेहतर है, इसका उदाहरण उपजाऊ। जैसे सिंधु का मतलब कि दोआब का क्षेत्र, तो सिंधु का जो सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्रम ध्यान रखना है आपको। तो जो देखिए सतलज और व्यास के बीच में जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये भी एक दोआब है, ये भी। तो सतलज और व्यास के बीच, तो आप लोग दोआब में नंबरिंग दे के लिखिएगा, ठीक है, सतलज, सतलज, व्यास, इन दोनों के बीच में जो दोआब बनता है, ठीक है, सतलज और व्यास का, उसको कहते हैं विस्ता दोआब। तो विस्ता दोआब, सतलज, पहले नाम लिख लीजिए, जैसे कि इधर हम उल्टा लिख दिए, पहले नाम लिख लीजिए विस्ता दोआब, विस्ता दोआब, एक नंबर में लिख लीजिए विस्ता दोआब। कौन कौन से नदी? सतलज और व्यास नदी। दूसरा में, दूसरा में, ठीक है, दूसरा में लिखिए बारी दोआब, दूसरा में है बारी दोआब। तो बारी दोआब कौन सा हो जाएगा? व्यास और रावी नदी, व्यास और रावी नदी, ये वाला हो जाएगा बारी दोआब। इसका लगभग हिस्सा ना पाकिस्तान में है, ठीक है। बारी दोआब हम अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा विस्ता, बारी, रचना। उसके बाद लिखिएगा रचना दोआब, रचना दोआब। आप लोग लिख लीजिए 3 नंबर में रचना दोआब। रचना दोआब, रचना दोआब लिख लिए रावी और चिनाव के बीच। रावी और चिनाव नहीं होता है, चेनाव होता है शायद। अलग अलग बुक में कहीं कहीं चिनाव आ जाता है, कहीं कहीं चेनाव आ जाता है। तो यहाँ चेनाव नदी लिख लीजिए, ठीक है, चेनाव। रावी और चेनाव के बीच रचना दोआब। उसके बाद लिखे चाज दोआब, चौथा नंबर में लिखेगा चाज दोआब, चाज, चाज दोआब। तो चेनाव और झेलम के बीच में है चाज दोआब। लिखिए चेनाव और झेलम, चेनाव और झेलम के बीच में है चाज दोआब, ये वाला चाज दोआब। और झेलम और सिंधु के बीच में लिखे सप्त सिंधव झेलाव, सॉरी दोआब, सप्त सिंधव, सप्त सिंधव दोआब। सप्त सिंधव दोआब झेलम और सिंधु के बीच में है। सप्त सिंधव सिंधु और झेलम के बीच में है, ये वाला। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, पीटी में आएगा आपका, ठीक। तो ये सब जानकारी रहना चाहिए आपको, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे लिख भी देते हैं। देखिए सतलज और चेनाव के ये वाला बीच वाला दोआब कौन सा है? विस्ता दोआब। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, फिगर में लिख लीजिए जैसे आपको आसानी हो। फिगर भी बनाना है तो बना लीजिए उसके नीचे में, और सब में लिख दीजिए। ऐसे तीर का निशान लीजिए इधर, नहीं तो इधर से लिख दीजिए यहाँ पे सप्त सिंधव दोआब। उसके बाद यहाँ पे रचना दोआब, रचना दोआब। उसके बाद हम इधर से, हमको ध्यान में है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा विस्ता। उसके बाद बारी, विस्ता, बारी, सॉरी ये वाला रचना नहीं है, ये वाला रचना, ये वाला चाज,
ठीक है, चाज, हाँ, फिर सप्त सिंधव दोआब। तो विस्ता दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब, सप्त सिंधव। नदी का नाम रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए एकदम देखिए, हम आपको धीरे धीरे आराम से हर चीज़ें समझा देते हैं। मेरा क्लास में ना आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखिए। आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, एक एक वर्ड को मेरा पकड़िए, ठीक है, और अच्छे से समझिए। कहीं कहीं गलती हो जाए डाटा वाटा में तो आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि गलती कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, क्योंकि हम इतना सारा बुक से हम नोट्स तैयार किए हैं ना, कि बहुत सारा बुक से। एक तो हम ज्योग्राफी में ऑनर्स किए हैं, फिर आगे पीजी कर रहे हैं, तो मतलब कि उसके बाद मेरा खुद से मेरा सेल्फ स्टडी रहा है। उसके बाद हम सर से पढ़े हैं, मेरा जो प्रोफेसर सर रहे हैं, तो अध्ययन लंबा रहा है। लगभग 5-6 साल से लगभग हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से। उसके बाद हम सिविल सेवा की तैयारी में आए, तो 6 साल तक हिस्ट्री ज्योग्राफी में बेहतर काम किए हैं, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। बहुत सारा बुक पढ़े हैं, इसीलिए हम कोशिश करते रहते हैं आप लोगों को कि मतलब इसमें ये चीज़ें गलती ना हो। ठीक है, हम पढ़ाई में अक्सर टाइम दिए हैं। ठीक है, हम जैसे कि पढ़ाई को लेकर अगर आप सीरियस रहेंगे ना तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है। कहते हैं ना कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई बहुत बोझ है, भारी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आप अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे, ज्ञान जब आपको वास्तविक में होने लगेगा ना, तो आपको लगेगा संसार में सबसे आसान चीज़ पढ़ना है, और पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना सबसे आसान है। ठीक है, पढ़ाई करके अच्छा चीज़ें करना, आपको कभी नहीं लगेगा कि हम बेरोजगार हैं। अगर आप रियल में पढ़ाई किए हैं तो कभी महसूस ही नहीं होगा। आप अच्छे से कमा सकते हैं, कुछ भी करेंगे। हम खेती भी करेंगे, आराम से 1.5-2 लाख महीना कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। खेती भी करेंगे, पशुपालन भी करेंगे तो अच्छा से कमाएंगे। पढ़ाई किए हैं ना, इसीलिए अच्छा से पढ़ाई कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। हर चीज़ें बताएंगे आपको, पशु पालने का तरीका, खेती करने का तरीका, आगे हर चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, इसीलिए मेहनत करते रहिए। अच्छा गुरु आपको हमेशा अच्छा रास्ता ही बताएगा। हर गुरु अच्छा रास्ता बताता है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी आप पढ़ाई करेंगे वहाँ भी अच्छे चीज़ें मिलेंगे, बस आपको लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप उनको किस प्रकार ले रहे हैं। देखिए, संसार में आलोचना से कोई संसार में नहीं बचा है। राम जी भी नहीं बचे हैं, गांधी जी भी नहीं बचे हैं, कोई भी नहीं बचा है, गौतम बुद्ध भी नहीं बचे हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी नहीं बचेंगे, हम भी नहीं बचेंगे, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि अच्छा कर्म करें। संसार कुछ भी करे, हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलिए हाँ, अब ये हो गया। अब दोआब के बारे में हम जान गए। हाँ, इसमें ये ध्यान रखिएगा, भारत में न मुख्य रूप से आप देखिएगा विस्ता और बारी दोआब ही है मुख्य रूप से। विस्ता और बारी दोआब आप लिख लीजिए नीचे में, मतलब कि नोट करके। इसमें विस्ता एवं बारी दोआब भारत में है, स्थित है, शेष पाकिस्तान में है। लगभग हिस्सा इनका पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी है तो ये पाकिस्तान के कब्जे में ही है। ठीक है, तो भारत के मुख्य रूप से ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है, ये दोआब का क्षेत्र है। और यहाँ पे और कई सारे स्थानीय छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसीलिए यहाँ उत्पादन अधिक होता है। और ये हम आपको बताएं कि बांगर भूमि है। ठीक है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आता है हर एक साल, वहाँ की भूमि डूबती नहीं, इसलिए सालों भर अच्छा उपज होता है। इसलिए पंजाब हरियाणा के किसान समृद्ध हो गए। ठीक है, पूंजीपति हैं वहाँ के किसान, सब वहाँ किसान अमीर आदमी होता है। लेकिन आप बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, वहाँ किसान का हालत बहुत ही बदहाली है। वहाँ ना तो ठीक से उत्पादन होता है, उत्पादन भी होता है तो एक मौसम में बाढ़ आ जाता है। पूरे बिहार में लगभग बाढ़ आता है और लाखों हेक्टेयर भूमि जो है कि फसल बर्बाद होता है। ये सबसे बड़ा रीजन है बिहार में। ठीक है, इसीलिए इसमें ध्यान देना चाहिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इन चीज़ों का समाधान लाइए। जब आप देखिए, जब आप खुद का पेट भरने के लिए सोचेंगे ना, तो उसी को भरते भरते आपका ज़िंदगी कट जाएगा। लेकिन आप संसार की पेट भरने का जब कोशिश करेंगे ना, तो अपना चिंता ही नहीं रहेगा, और अपना तो चलेगा ही और 20 लोगों का और भी आप लेके चलेंगे। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचिए। आप समाज सुधार के बारे में सोचेंगे ना, आपको लगेगा यार समाज के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आप समाज के लिए, देखिए अपना पेट भरने के लिए नहीं सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं। इसका मतलब आपका सोच बड़ा है।
और जब आप 100 आदमी, लाखों आदमी का पेट भरने के लिए सोच सकते हैं, तो आपको अपना पेट भरने के लिए कभी दिक्कत हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने पेट भरने की चिंता मत रखिए, हमेशा दूसरों के लिए सोचिए, आप अपने ऊपर उठ जाएंगे। और हमेशा भलाई सोचिए, अच्छा कर्म कीजिए ना, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, हम कभी नहीं सोचते हैं, और यही चीज़ें आपको करना है। हमें कोई बात का दिक्कत नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहीं मेरा घर हो जाता है। हम पहले भागलपुर में रहे, वहीं अच्छा किए, दिल्ली आए, यहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ भी इस्टेब्लिश्ड हो ही गए हैं। अब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, फिर आप लोगों को अच्छा डिजिटल बोर्ड कुछ दिन में मिलेगा, अच्छे से यहाँ भी क्लास इस्टेब्लिश्ड कर रहे हैं, फिर अच्छे से करेंगे। फिर आप लोग आइए, बिहार के स्टूडेंट को जहाँ से भी आएंगे, ठीक है, जो अच्छे समृद्ध हैं उनको उतना ही लगेगा, जो अच्छे नहीं हैं उनको हेल्प करेंगे, अच्छे से हेल्प करेंगे। मेरा मकसद ही यही है कि शिक्षा को बेहतर दिया जाए, सिर्फ कहा नहीं जाए, बोला नहीं जाए, धरातल पे किया जाए। और हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। आप लोग कई सारे स्टूडेंट मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं तो जानते भी हैं, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करिए, गढ़ा में छोड़ दीजिए, अपना वो फल मिलेगा। चलिए, तो हाँ, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंधु का मैदान। ठीक है, सिंधु का मैदान, हाँ, उसमें हम आपको लिखा है कि ये लगभग इसका बारी और बिस्ता दोआब जो है भारत में, लगभग ये सब उसका पाकिस्तान में है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, राजस्थान के मैदान में जलोढ़ संरचना के साथ ही, दूसरा वाला है आपका, पहला खत्म हो गया ना, हम आपको क्या लिखाए थे, इसको दो भागों में नहीं, हाँ, ये पंजाब का मैदान और हरियाणा का मैदान हो गया। अब दूसरा में राजस्थान है, तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, अभी समझा देंगे अच्छे से। राजस्थान के मैदान में जलोढ़ संरचना के साथ ही, जलोढ़ संरचना के साथ ही पश्चिमी भाग में बालू प्रधान संरचना पाई जाती है। पश्चिमी भाग में बालू प्रधान संरचना पाई जाती है। पुण्य विराम, थार का मरुस्थल, उसी में लिखिएगा, थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में स्थित, पश्चिमी राजस्थान में स्थित बालू एवं लवण प्रधान संरचना है। बालू एवं लवण प्रधान संरचना है। पुण्य विराम, शेष राजस्थान में अधिकांश भाग में पठारी क्षेत्र को छोड़कर, अधिकांश भाग में पठारी क्षेत्र को छोड़कर बांगर संरचना पाई जाती है। बांगर संरचना पाई जाती है। पुण्य विराम, यहाँ लूनी नदी का गोदावर का मैदान स्थित है। यहाँ लूनी नदी का गोदावर का मैदान स्थित है। लूनी नदी का गोदावर का मैदान, लूनी नदी का गोदावर का मैदान स्थित है। आपको लूनी नदी के बारे में आगे पढ़ाएंगे, जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे ना, आगे पढ़ाएंगे। यहाँ से अरावली के पास से निकलती है लूनी नदी, और ऐसे करके यहाँ से ये जो दलदली क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, इसमें कच्छ का रनकट यहीं पे विलीन हो जाती है। यही लूनी नदी यहाँ राजस्थान में मैदान का निर्माण करती है। आप ये नहीं सोचिए कि पूरे राजस्थान मरुस्थल है, नहीं, पूरे राजस्थान मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल ये वाला भाग है, ये वाला जैसलमेर, ये सब का इलाका, ये वाला इलाका जो है ना मरुस्थल है, बड़ा सा भाग। उसके बाद कुछ इलाका पठारी भाग है, क्योंकि ये अरावली पर्वत है ना, इसका कुछ हिस्सा पठार है। उसके बाद यहाँ पे मैदान है जहाँ अच्छी खेती होती है, वहाँ बाढ़ आती है। आप ये नहीं सोचिए कि राजस्थान का मतलब पूरे रेगिस्तान, नहीं, ठीक है, रेगिस्तान नहीं। देखिए, हर चीज़ का उपयोग है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये रेगिस्तान है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ बालू है, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान भारत सरकार देखिए क्या किया, राजस्थान के बड़ा से भाग में, अब यहाँ पे बालू है, धूप अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, तो लगभग पूरे में सोलर पैनल लगा के अब बिजली उत्पादन हो गया, सौर ऊर्जा। तो देखिए, हर भूमि का उत्पादन है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना, तब आपको ज्ञान होगा, तो आप सोचेंगे अरे इन चीज़ों, जहाँ की बेहतर खेती नहीं हो सकती है वहाँ पशुपालन करेंगे, वहाँ पशुपालन के जगह कोई व्यापार वाणिज्य लगाएंगे। ठीक है, जहाँ खेती नहीं हो सकती, जो भूमि पथरीली है, वहाँ क्या दिमाग लगाना, वहाँ क्यों खेती करना। जहाँ कम उत्पादन हो वहाँ खेती नहीं करेंगे, वहाँ डेयरी खोल देंगे। छोटे छोटे चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उस खेत का उपयोग हो सकता है। आप जानते हैं कोटा पड़ता है यहाँ पे, अब उस क्षेत्र में उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है उस क्षेत्रों में, अब उत्पादन कम होता है तो
मतलब यहाँ पे क्या बंसल सर का नाम आप लोग सुने होंगे, जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग खोल दिया। और आज पूरे भारत में अगर आईआईटी की तैयारी करनी होती है तो कोटा जाना पड़ता है। बंजर भूमि में कोचिंग खोल दिए, अच्छी शिक्षा का केंद्र बना दिए। आज पूरे देश से लोग शिक्षा लेने के लिए कोटा जाते हैं, जबकि वो बंजर भूमि में है। ठीक है, बंजर भूमि में है और कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। तो यही चीज़ें उसका उन्होंने बेहतर उपयोग किया। बस यही चीज़ें सीखना है। जहाँ उत्पादन अधिक होगा वहाँ उत्पादन करेंगे। जहाँ बाढ़ आता है वहाँ पे बाढ़ से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं उसका फ़ायदा देखेंगे। ठीक है, हर चीज़ का उपयोग है, कोई चीज़ दुरुपयोग नहीं है इस संसार में। बस आपको उनका नज़रिया होना चाहिए अच्छे चीज़ों के देखने का। चलिए, तो देखिए अब हम आपको बताए सिंधु का मैदान जो है इसको दो भागों में बांटे, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान में बारी और बिस्ता दोआब मुख्य रूप से आता है दोआब में, और हरियाणा का राजस्थान का मैदान आपको लूनी नदी का मैदान है। इसका पश्चिमी भाग क्या है, मरुभूमि है, कुछ भाग पठारी है, उसके बाद यहाँ मैदानी है और यहाँ बांगर भूमि पाई जाती है। समझ गए आप लोग अच्छे से? ठीक है, बस यही है, यही इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। ये है आपका लूनी नदी, यहाँ पे आप लोग ये लूनी नदी है, लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी है। चलिए अब लिखे गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अब आप लोग समझ गए, अब आप लोग लिखे गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। लिखे गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान लिखिए। गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान अरावली जल विभाजक के पूर्व में, अरावली जल विभाजक के पूर्व में यूपी, बिहार कोमा देके लिखेगा, यूपी कोमा बिहार कोमा पश्चिम बंगाल एवं असम में विस्तृत है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान मतलब दोनों को एक ही में बता देते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो लिखिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में विस्तृत है। पुण्य विराम। इसकी उत्पत्ति गंगा ब्रह्मपुत्रा और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेप से प्लीस्टोसीन से होलोसीन, प्लीस्टोसीन से पहले ही बता चुके हैं, प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक हुई है। होलोसीन काल बता ही चुके हैं, नवीन संरचना है। प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल तक हुई है। पुण्य विराम। पैराग्राफ चेंज। यहाँ बांगर कोमा खादर तथा डेल्टाई संरचनाएं पाई जाती है। पिछले क्लास में बताए थे, ये वाला भाग बांगर, खादर, डेल्टाई और ये वाला भाग भी खादर है। ठीक है, पाई जाती है। पुण्य विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। प्रादेशिक दृष्टि से इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अब देखिए हम आपको सिंधु का मैदान बताए, पंजाब हरियाणा का, राजस्थान का मैदान। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो है प्लीस्टोसीन होलोसीन, और इसमें हम आपको बताए बांगर प्रदेश पाया जाता है, खादर प्रदेश पाया जाता है और इसमें आपका डेल्टाई प्रदेश पाया जाता है। ठीक, अब इसमें आपका गंगा, इसको दो भागों में बांटिए। जैसे इसको लिख दीजिए 1 नंबर, इसको लिख दीजिए 2 नंबर, मुख्य रूप से 2 बताए थे ना हम, तो इसका 1, अब इसका 1 2, अब इसका 1 नंबर दीजिए रोमन में, गंगा का मैदान लिख दीजिए। ठीक है, गंगा का मैदान लिखिए। अब गंगा के मैदान के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा में है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो पहले गंगा का मैदान के बारे में लिखिए। गंगा का मैदान को 3 प्रदेश में विभाजित किया जाता है। पिछले क्लास में बता ही दिए हैं, 3 प्रदेश में विभाजित किया जाता है। 1 नंबर लिखिए। गंगा का मैदान को भी अब 3 भागों में बांटिए। गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान लिखाए, फिर कुछ लिखा दिए, उसके बाद 1 2 नंबर दीजिए गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। फिर गंगा का मैदान हेडिंग दीजिए आप लोग,
उसके बाद इसमें ए नंबर लिखिए, इसको 3 भागों में बांटे, उसमें ए नंबर लिखिए ऊपरी गंगा का मैदान, इसमें लिखिए ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान डैश देके लिखिए इसका विस्तार दिल्ली से प्रयागराज तक पश्चिमी यूपी में है। देखिए ऊपरी गंगा का मैदान जो है ये इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहते हैं, ये प्रयागराज है, यहाँ पे आपका दिल्ली है। तो ये वाला ये पूरा का पूरा इलाका हो गया ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान, ये हो गया ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, बता ही दिए हैं। लिखिए प्रयागराज तक पश्चिमी यूपी में है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 से 2 मीटर है, 200 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 100 से 200 मीटर है, 100 से 200 मीटर है। पूर्ण विराम। यह बांगर संरचना का क्षेत्र है, यह बांगर संरचना का क्षेत्र है, यह बांगर संरचना का क्षेत्र है। यह बांगर संरचना का क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद लिखिए मध्य गंगा का मैदान, बी नंबर में लिखिए मध्य गंगा का मैदान, बी नंबर में लिखिए मध्य गंगा का मैदान। लिखिए डैश देके लिखिए इसका विस्तार प्रयागराज से पूरब में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक है, फरक्का या महानंदा नदी तक, ठीक है, फरक्का तक है। इसका विस्तार प्रयागराज से पूरब में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक है। इसमें पूर्वी यूपी और बिहार का मैदान स्थित है, पूर्वी यूपी और बिहार का मैदान स्थित है। पूर्ण विराम। यह खादर संरचना का क्षेत्र है, खादर संरचना का क्षेत्र है, कोमा नहीं दीजिएगा। और प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। यह खादर संरचना का क्षेत्र है और प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। यहाँ गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा आदि जैसी प्रमुख नदियाँ प्रायः बाढ़ ग्रसित हो जाती है, प्रायः बाढ़ ग्रसित हो जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। ये वाला है मध्य गंगा का मैदान, ये वाला। यहाँ पे हुगली नदी है, यहाँ पे ये वाला, ठीक। इधर से है महानंदा, यहीं पे फरक्का बैरोज बना हुआ है, तो यही फरक्का कहते हैं इसको, ठीक है, फरक्का। तो यही है मध्य गंगा का मैदान। अब लिखिए निम्न गंगा का मैदान, सी नंबर में लिखिए निम्न गंगा का मैदान, सी नंबर में लिखिए निम्न गंगा का मैदान। अब इसके बारे में लिखिए, निम्न गंगा के मैदान के बारे में, निम्न गंगा का मैदान के बारे में लिखिए। इसका विस्तार फरक्का से डेल्टा के मुहाने तक है। यहाँ पे डेल्टा है, आपको बता ही दिए थे, ये डेल्टा है, तो डेल्टा के मुहाने तक है। इसके बाद ये वाला हिस्सा डेल्टाई भाग कहलाता है, ये वाला, ये पूरा इधर नीचे में डेल्टा तक है। तो यहाँ से डेल्टा तक मतलब ये डेल्टाई भाग तक है। तो लिखिए इसका विस्तार फरक्का से डेल्टा के मुहाने तक है, मुहाने तक है। इसकी स्थिति पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ उत्तरी भाग में खादर संरचना तथा निचले वृहद भाग में डेल्टाई संरचना पाई जाती है, निचले डेल्टाई भाग में डेल्टाई संरचना पाई जाती है, निचले वृहद भाग में डेल्टाई संरचना पाई जाती है। अब देखिए आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान समझाए कि ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी दोनों से मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ठीक है। उसमें से हम आपको बोले कि गंगा का मैदान पहला नंबर 2 भागों में बांटे, उस गंगा का मैदान को 3 भागों में बांटे, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। ऊपरी गंगा का मैदान जो है दिल्ली से लेके मतलब इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक, मध्य गंगा का मैं इलाहाबाद से फरक्का तक, ठीक है। और निम्न गंगा का मैदान फरक्का से लेके डेल्टाई भाग तक, ठीक। अब मध्य गंगा का मैदान मुख्य रूप से जो है खादर संरचना का क्षेत्र है, मुख्य रूप से खादर संरचना का क्षेत्र है। ये मुख्य रूप से बांगर संरचना का क्षेत्र है, पहले ही बता चुके हैं। ये मुख्य रूप से निचले भाग में इसका आएंगे बड़ा सा भाग, तो ये डेल्टाई है, यानी
कि दलदली भाग भी है और ऊपर में इसी का जाएंगे तो यहाँ पे आपको खादड़ संरचना मिलेगा। ठीक, क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, आपको दिक्कत डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपका क्लियर हो गया। डेल्टा क्या होता है बताए दिए हैं। अब आप लोग दूसरा नंबर लिखिए, ब्रह्मपुत्रा का मैदान लिखिए, ब्रह्मपुत्रा का मैदान लिखिए, ब्रह्मपुत्रा का मैदान लिखिए। ब्रह्मपुत्रा का मैदान असम की घाटी में स्थित है। असम की घाटी मतलब ये असम का इलाका, ये पूरा का पूरा असम है, ये वाला ये असम है, इधर नहीं, इधर मेघालय आ गया, ये पूरा असम है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे बड़ा सा मैदान का निर्माण होता है, यहाँ पे ये वाला बहुत उपजाऊ भूमि है वो। ठीक है, लिखिए असम का मैदान। हाँ, ब्रह्मपुत्रा का मैदान असम की घाटी में स्थित है। यह खादड़ संरचना का क्षेत्र है, पहले भी बता चुके हैं पिछले ही क्लास में, यह खादड़ संरचना का क्षेत्र है। ठीक है, यह खादड़ संरचना का क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है, 50 से 100 मीटर है। पुनः यहाँ ब्रह्मपुत्रा एवं उनकी सहायक नदियाँ लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित हो जाती है, लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित हो जाती है। पुनः ब्रह्मपुत्रा का मैदान भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पुनर्विराम दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्पष्टतम मध्यवर्ती मैदान के विभिन्न प्रदेशों की अपनी विशिष्ट संरचनात्मक और भौतिक विशेषता है। प्रदेश की अपनी विशिष्ट संरचनात्मक और भौतिक विशेषता है। क्लियर। अब एक फिगर बना देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे देंगे। एक फिगर बना लीजिए आप लोग, इसका मतलब कि मैदान का ढलान, विभाजन में ढलान को दिखा देंगे, क्लियर हो जाएगा। आपको इंडिया का मैप, ठीक, फिगर, ये सब ज्योग्राफी में अच्छे से सीख लीजिएगा। देखिए हम कैसे कैसे बनाते हैं, सीखिए उसको, बहुत काम देगा ये सब चीज़ें। ठीक है, मेरे पास पढ़ के आप इतना कर सकते हैं कि आप पढ़ा सकते हैं मेरे पास, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाँ, तो एक फिगर बना लीजिए आप लोग पहले मैदान का। यहाँ ठीक है, पाँव की तरह है, इसे कहिए डेल्टाई भाग है ना, इसीलिए इसे बनता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये थोड़ा सा गिरा हुआ है, फिर ऐसे करके आइए, फिर ये ऐसे करके, लगभग इस प्रकार से मैदान है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ ही रहे हैं, बाकी एग्जैक्ट बनाने का क्या मतलब है। अब देखिए, ठीक, अब इसको यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम आपको ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, सिंधु का मैदान में ही है। ये पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक। ये राजस्थान का मैदान, राजस्थान का लिख लीजिए आप लोग, राजस्थान। ये दोनों क्या है, ये पूरे इलाका सिंधु का है। सिंधु का मैदान में हम लोग पढ़े भी अभी इसको, सिंधु का हिस्सा में इसको हम पढ़े। ठीक, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है आपका मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ये पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी। ये पूर्वी यूपी, इसको लिखेगा पूर्वी यूपी। अब प्लस में बिहार का इलाका हो गया। ये पश्चिम बंगाल हो गया। ये असम का इलाका हो गया, ASM हम लिख देते हैं, असम। ठीक, तो इसको अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सिंधु का मैदान आप लोग पूरा लिखिएगा। यहाँ से यहाँ तक ऊपरी गंगा का मैदान आप लोग पूरा लिखिएगा। यहाँ से यहाँ तक मध्य गंगा का मैदान, और यहाँ से यहाँ तक निम्न गंगा का मैदान, और निम्न गंगा के बाद इधर असम का मैदान, जो यहाँ है, यहाँ पे बना दीजिए असम का मैदान।
ठीक है, ये असम का मैदान है ना, ये है आपका। इसको लिखिएगा, यहाँ हेडलाइनिंग दे दीजिएगा प्रादेशिक विभाजन, यहाँ हेडलाइनिंग दे दीजिए प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। अब देखिए सिंधु का मैदान, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा का मैदान, ये पूरा क्लियर। अब देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक गंगा का मैदान है न, ये क्या है, गंगा का मैदान है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गंगा का मैदान। ठीक, ये वाला असम, या इसको ये नदी का बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक, ये ब्रह्मपुत्रा का, ये सिंधु का तो है ही। अब देखिए आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सिंधु का मैदान में कौन कौन सा हिस्सा है। ठीक, इधर असम का मैदान जो है ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, बाकी ये हिस्सा आपका गंगा का मैदान है। एकदम क्लियर है आपको कहाँ कहाँ कौन सा मिट्टी, बांगड़ प्रदेश, ये भी बांगड़ प्रदेश, खादड़ प्रदेश, खादड़ और डेल्टाई इसमें दोनों, क्योंकि यहाँ एक यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ भी दे दीजिए आप, यहाँ तो इधर से इधर डेल्टाई प्रदेश, और इधर आपका इसी का हिस्सा ये मतलब खादड़ प्रदेश इधर। ठीक, एकदम क्लियर है आपको, ये फिगर बना लीजिए। हाँ, इसका अगर ढलान की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ढलान ऐसे है, यहाँ ये बना लीजिएगा, ये ढलान इसमें लिख दीजिएगा ऐसे करके, ढलान आपको ध्यान रहेगा, इसका ढलान ऐसे है इस भाग में, और यहाँ पे मैदान का ढलान इधर है ऐसे करके है, ऐसे इधर है, यहाँ भी लिख दीजिएगा ढलान। ठीक, ये इधर है इसका ढलान, इसका ढलान इधर है। ठीक है, ये ध्यान। हाँ, ये जो मैदान है इसका ढलान इधर है, ये इधर, ये ढलान। ठीक, ये आपका हो गया, मैदान का भाग आपका क्लियर हो गया। अब आपको अगर एक भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को सारा ऑप्शन दिए। अब आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। अब हम आपको बोले हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, भरोसा कैसे करेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं, बेहतर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो हम आपको कई बार बोले हैं कि अगर आपको मेरा मूल्यांकन करना हो, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी जब आपका क्वेश्चन बने और ज्ञान में भी वृद्धि हो। सिर्फ क्वेश्चन बनाना ज़िंदगी नहीं है, हम क्वेश्चन के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी बनना चाहिए। तो क्वेश्चन आप क्या कीजिए, आप यूपीएससी, हम एकदम ऊपर से बात करते हैं, यूपीएससी आपका पीसीएस में जो भी है, पीसीएस में आपका यूपी, एमपी, बिहार, ये सब ले लीजिएगा, यूपी, एमपी, बिहार जो भी आप ले लीजिए। अब इन सब क्वेश्चन का मेंस प्लस में पीटी दोनों का क्वेश्चन निकालिए पिछले 10 साल का, ठीक है, 10 ईयर का, और बनाइए उसको। यूपीएससी का क्वेश्चन तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही बनेगा, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मिल जाएगा। फैक्ट थोड़ा कम हो सकता है, जैसे कि यूपी का जब हम पढ़ाएंगे अलग से, जैसे बिहार पढ़ाएंगे अलग से, तो उसमें कुछ चीज़ें छूटेगा आपका। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन लगभग बन रहा है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि जो कुछ फैक्ट हम नहीं बताएं, जैसे कि बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं हम, तो बिहार स्पेशल में फिर मैदान में कुछ अलग डाटा देंगे, यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तो उसमें अलग डाटा देंगे, तो वो मेरा छूट सकता है। लेकिन आप ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितना भी होगा, कुछ फैक्ट होगा, वो सारा बनेगा। ठीक है, अब आपका देखिए उल्टा के क्वेश्चन के मैदानी प्रदेश से जो भी क्वेश्चन है बनता है कि नहीं। देखिए सीरियस तरीके से पढ़ाई कीजिए, पढ़ के कुछ करना है। क्या है पढ़ना, ज्ञान में भी वृद्धि हो रहा है, इतना चीज़ें सीखने मिल रहा है। ठीक है, आप किसी को बात कर सकते हैं, इन सब के मैटर में बता सकते हैं कहाँ क्या है। अब आपको पता है कि यहाँ बांगर संरचना, यहाँ बाढ़ कम आती है, यहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा, यहाँ बाढ़ ज़्यादा होती है, खेती उसी मौसम में करेंगे जब बाढ़ नहीं आता है, मानसून के समय से पहले एक फसल उत्पादित कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे बाढ़ आने वाला है तो उस समय क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाइए। ठीक है, बाकी हम आगे बताएंगे नदी तंत्र में बहुत चीज़ें, अभी तो शुरू है। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन बनाइएगा। नहीं बनेगा तो बोलिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सारा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट वगैरह। कुछ डाटा अगर नहीं मिला होगा, हम कभी नहीं कहते कि 100% पढ़ाते, नहीं, कुछ डाटा है, कुछ चीज़ें हैं, छूटेगा ही। तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ मेंस का क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो लिखिए और बनाइएगा, जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिए तो, हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की वैज्ञानिकता का परीक्षण करें। वैज्ञानिकता का परीक्षण करें, पिछला टॉपिक से क्वेश्चन है। मध्यवर्ती मैदान से क्वेश्चन लिखिए। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति की प्रक्रिया, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति की प्रक्रिया मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति की प्रक्रिया की सीमाएं तथा हिमालय के निर्माण के साथ इसके अंतर संबंध को स्पष्ट करें। इसके अंतर संबंध को स्पष्ट करें। इसको 2-2.5 पेज में लिखना है, अभी बता देते हैं कैसे लिखना है। उसके बाद मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन प्रस्तुत करते हुए इनकी संरचनात्मक विशेषताओं को विस्तार से बताएं। संरचनात्मक विशेषताओं को विस्तार से बताएं। दूसरा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन पहले वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन प्रस्तुत करते हुए इनकी संरचनात्मक विशेषताओं को विस्तार से बताएं। तीसरा क्वेश्चन लिखिए मध्यवर्ती मैदान से, भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश में, भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ संरचना के अंतर्गत संरचनात्मक विविधता पाई जाती है। टिप्पणी करें। संरचनात्मक विविधता पाई जाती है, टिप्पणी करें। अब देखिए, हम 3 क्वेश्चन लिखाए, आपको लिखना कैसे है, 3 पेज में। 3 पेज का मतलब है कि मान लीजिए हम आपको कॉपी दिखाते हैं कैसे लिखना है, वाइट कॉपी भी रहेगा तब तो। जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉपी है, अब ये मेरा दूसरा कॉपी, ये पॉलिटी का। जैसे मान लीजिए कॉपी है यूपीएससी का, ये मेरा कॉपी है, तो ये 1 पेज ये हो गया, ठीक। ये 1 पेज, ये 1-2 पेज हो गया, ठीक है। और इतना इसमें आपको लिख देना है। अगर आप शुरू में लिखेंगे तो ये पूरा भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा ये 1 पेज और दूसरा पेज में क्लियर कर लीजिएगा। आप फिगर के साथ बनाइएगा आप। अब हम आपको बोले पहला क्वेश्चन, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति की प्रक्रिया पढ़ाए हैं। अब पहले आप लोग क्या लिखेगा, इंट्रोडक्शन। जैसे ये कॉपी है, ठीक, आपको समझा देते हैं। ये कॉपी है, लिखना कितना है, 250 शब्द, यानी 2.5 पेज में। तो यहाँ आप क्वेश्चन लिखिएगा पहले, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखिएगा नहीं कि इंट्रोडक्शन, नहीं, डायरेक्ट बीच से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके कम से कम 3 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखिएगा। 3.5 लाइन, 3 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखने। 50 शब्द, 35-50 शब्द में आ जाना चाहिए। उससे 50 शब्द भी नहीं जाना चाहिए, 50 शब्द बहुत हो गया, 30 शब्द में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाएं तथा हिमालय के निर्माण के साथ इसके अंतर संबंध को स्पष्ट करें। हम आपको अच्छे से पढ़ाए थे कि हिमालय का क्या योगदान है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के निर्माण में, क्योंकि हम आपको बोले थे, याद कीजिए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इसकी नदियाँ और इसकी नदियों के निक्षेप से यहाँ पे बना तेथिस सागर। इसी सागर में मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ, ठीक है, निर्माण हुआ। उसके बाद हम आपको फिगर से समझाए थे, याद रखिएगा, हिमालय पर्वत ये है, हिमालय के यहाँ पे ट्रेंच का निर्माण हुआ। ट्रेंच में हम आपको ये इसे फिगर में बताए थे, ट्रेंच। इसी ट्रेंच में जो है यहाँ की नदियाँ निक्षेपित करके यहाँ ट्रेंच में मैदान का निर्माण हुआ, समझाए थे। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा। पहले क्या क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन लिखिएगा उसके बारे में कि मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति में हिमालय के क्या योगदान है, उसको अच्छे से लिखिएगा। सारा मेरा कॉपी पढ़िएगा अच्छा से 2-3 बार, और उसको लिखिए, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, लिखना, लिखते वक्त पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने से लिखना है, कॉपी नहीं देखना है। तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या जानते हैं। कॉपी बार बार देख के नहीं लिखिएगा, तब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइंड से क्लियर नहीं रखना है, माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना ज्ञान है, ठीक। तो आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन लिखना है, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, उसमें सेंड कीजिए। फिर हम आपको चेक करेंगे संडे को, फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ी है, फिर सुधार करने की। देखिए, मेहनत करते रहने से कुछ भी हो सकता है। जिस क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे वो क्षेत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश क्लियर,
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्लियर। अब हम लोगों का बच गया प्रायद्वीप पठारी प्रदेश। 2 क्लास होगा प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहना है। जीवन में दुख तकलीफ हर व्यक्ति को है, कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसको तकलीफ नहीं है। जिस व्यक्ति को जितना ज़्यादा तकलीफ होगा वही व्यक्ति उतना बेहतर इंसान बन सकता है। जितना ज़्यादा तकलीफ आप इस उम्र में झेलेंगे ना, उतना मजबूत हो जाएंगे। आगे चल के छोटा छोटा तकलीफ आपको महसूस भी नहीं होगा, निकल जाएगा। आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे छोटी छोटी समस्याएं आपको बड़ी बड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अब वही समस्याएं आपको नज़र भी नहीं आती है। बस यही चीज़ें हैं जीवन में, तकलीफ और दुख सबको होता है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जितना ज़्यादा दुख तकलीफ होगा उतना आप बेहतर और मजबूत इंसान बनेंगे और एक दिन अच्छा करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।